नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य दिन में। मैं हूं प्रीति रावत। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन। इससे पहले हम स्वर के बारे में जान चुके हैं, हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। और वर्णमाला मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वर्ण जो होता है वो किसी भी वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ध्वनि भी हम कहते हैं और ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कुल वर्णमाला की अगर बात करें कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है, जिसमें से हम स्वर हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जितना भी हमसे कवर हो पाए हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज, और जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन की बात हम कर रहे थे, स्वर हम पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजन हमने हमेशा जो हमने बचपन में जो हमारे पास एक वर्णमाला का बोर्ड चार्ट रहता था क्लास में लगा हुआ, अगर कोई आंगनबाड़ी में गया होगा, क्योंकि मेरी शुरुआती जो पढ़ाई हुई है वो आंगनबाड़ी में हुई है और वहां पे चार्ट लगे रहते थे। तो ऐसा ही कुछ चार्ट लगा रहता था वहां पे भी, और जिसमें क से कबूतर ऐसे पूरा करके हमें सिर्फ चित्र के साथ दिखाया होता था। कुछ ऐसा चार्ट होता था, उसमें बड़े अच्छे से लिखा रहता था, स्वर अलग से लिखे रहते थे और व्यंजन अलग से। तो वहां पे हमें ये चार्ट देखने को मिला है और हमने कभी भी वहां पे नोटिस नहीं किया था कि ये अलग से उसमें लिखा रहता था, फिर ये लास्ट में एक अलग से लिखा रहता था। हमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि ये होते क्या है, हालांकि उस चार्ट में लिखा रहता था। खैर, आज हम क्लियर करते हैं। तो हमारे पास जो व्यंजन है, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं कि व्यंजन क्या क्या है। क, ख, ग, घ, ग। एक्चुअल में ये जो व्यंजन है ये अभी व्यंजन नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि व्यंजन कब होता है और अक्षर कब होता है। ठीक है, जब बिना अ के साउंड का जब कोई भी वर्ण जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, बिना अ के साउंड का। ठीक है, लेकिन जब उसके साथ अ जुड़ जाता है या कोई भी स्वर जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो अक्षर बन जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अक्षर है। वर्णों का समूह अक्षर बनाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये अभी व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसके साथ नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है, यानी कि ना ही इसके साथ अ है और ना ही किसी भी स्वर की कोई मात्रा इसके साथ जुड़ी है। जब तक इसके साथ स्वर की कोई मात्रा नहीं लग जाती है तब तक ये क्या कहलाएगा, व्यंजन ही कहलाएगा। यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये, क्योंकि मैंने इनके नीचे क्या नहीं लगाया है, हलंत नहीं लगाया है, तो ये लिखा तो मैंने ऊपर व्यंजन है लेकिन है क्या, ये अक्षर है। ठीक है, तो खैर इतना डीप आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए, आपके पास ऑप्शन में ये दे दिया जाए, ये भी दे दिया जाए और ये भी दे दिया जाए, और कोई एक और ऑप्शन आपके पास ये भी दे दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो अगर आपसे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें से अक्षर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये अक्षर है। ये क्या हो जाएगा, ये शब्द है, ये अक्षरों का समूह है, ये और ये वर्ण का समूह है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका, क्योंकि आपसे अक्षर पूछा जा रहा है कि इसमें से अक्षर कौन सा है, तो अक्षर क्या है, क है। क क्या है, व्यंजन है। एक मैं आपको और बात क्लियर करा देना चाहती हूँ फटाफट से, जो व्यंजन होता है इसको कभी भी आप बिना क के प्रोनाउंस नहीं कर सकते, आप इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं बिना अ के। क्यों? क्योंकि जब भी आप क को बोलना चाहोगे ऑटोमेटिकली पीछे अ का साउंड आ ही जाता है। आप व्यंजन को सिर्फ लिखित रूप में दिखा सकते हैं कि ये व्यंजन है, लेकिन अगर आपको उच्चारण के लिए बोला जाए तो आप बोल ही नहीं सकते। कैसे बोलोगे, का फिर भी अ तो आ ही रहा है पीछे। ठीक है, तो बिना व्यंजन ऐसा वर्ण है जिसको आप बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते हैं, आपको स्वर की जरूरत पड़ती है। हाँ, लिख के आप जरूर दर्शा सकते हैं कि ये व्यंजन है, इसमें अभी अ नहीं है। ठीक है, चलिए तो व्यंजन और अक्षर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यंजन और अक्षर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जो भी आपको थोड़ा सा भी, अगर आपने कहीं अलग पढ़ा है और यहाँ पे कहीं हम अलग पढ़ रहे हैं
इस वीडियो में हम कहीं कुछ और अलग पढ़ रहे हैं और आपने किताब में कुछ अलग पढ़ा है, तो वो भी आप जरूर मेंशन कर देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे कोई भी अगर डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें उस डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। आते हैं व्यंजन के पास। तो व्यंजन जो होता है हमारा क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। ये हमारे पास क्या है, ये व्यंजन है। इनको मैंने क्यों प्रोनाउंस नहीं किया, क्योंकि ये द्विगुण व्यंजन है। दो, इनको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है और इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। कैसे है इनको, इसको हम आगे बताएंगे, मैं इसको अच्छे से क्लियर करा दूंगी आपको। सबसे पहले हमने देखा, हम व्यंजन पढ़ रहे थे, जिस प्रकार से हमने स्वर को पढ़ा था कि स्वर के भी प्रकार हैं, उसी प्रकार से व्यंजन के भी अपने प्रकार हैं। अब व्यंजन के कितने प्रकार हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्यंजन का जो प्रकार आता है वो है स्पर्शी। ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, 18 से 20 मिनट की बनेगी। जितना भी कवर हो पाएगा उसमें करने की कोशिश करेंगे। स्पर्शी व्यंजन के पास हमारे पास आता है अंतस्थ व्यंजन। ये किसके प्रकार पढ़ रहे हैं हम अब, ये पढ़ रहे हैं व्यंजन के। इसके बाद हमारे पास आता है ऊष्मीय, और फिर हमारे पास आता है संयुक्त, ठीक है। क्या हो गया, स्पर्शी हो गया हमारे पास, अंतस्थ हो गया, ऊष्मीय हो गया और संयुक्त हो गया। अच्छा, साथ में साथ के साथ पढ़ते पढ़ते हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये टोटल वर्ण मिला के 52 तो लाने हैं, क्योंकि वर्णों की जो संख्या है हिंदी में वो कितनी है, 52 है, ठीक है। तो पीछे हम 13 वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कौन कौन से थे, 11 उसमें से स्वर थे और 2 अयोगवाह थे, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनके पास आते हैं, स्पर्शी व्यंजन के पास हम आ रहे हैं। स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो व्यंजन है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्मीय और चौथा है संयुक्त। पीछे व्यंजन इसमें है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आप अंडरस्टूड है। व्यंजन की बात हो रही है तो पीछे व्यंजन लिखा होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा है, स्पर्शी आपको नहीं दिख रहा है, मैं यहां से हटा देती हूँ। व्यंजन अब शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ण है वो है, कौन सा वर्ण हो जाएगा हमारे पास, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के पास जाने से पहले हम इसके बारे में ये समझ लेते हैं कि ये जो व्यंजन हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनको 4 भागों में तो हमने बांट दिया। कौन कौन सा हो गया, स्पर्शी व्यंजन हो गया, अंतस्थ हो गया, ऊष्मीय हो गया और संयुक्त हो गया, ठीक है। अब जब हम इनको पढ़ेंगे भी हम इनको ऐसे ही, समझेंगे भी हम इनको ऐसे ही, तो हम इनको क्या करते हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग बांट लेते हैं हम इनको। यहां से लेकर क वर्ग से लेकर, यहां से मेरा मतलब है क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक जो हमारे पास व्यंजन होते हैं वो कौन से हैं, वो है स्पर्शी व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं, ये है स्पर्शी व्यंजन। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो स्पर्शी व्यंजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास कितने वर्ग आ रहे हैं, तो यानी कि कितने परिवार हैं इसमें। अगर हम परिवार की बात करें तो इसमें कितने परिवार हमारे पास आ रहे हैं, इसमें हमारे पास आ रहे हैं 5 परिवार। अब ये 5 परिवार आपको समझ में आ गए किस किस की बात हो रही है, क वर्ग की, च वर्ग की, ट वर्ग की, त वर्ग की और प वर्ग की। अच्छा, जब भी मैं वर्ग का बात करूं तो आप सीधा सीधा समझ जाना कि वर्ग का मतलब ये पूरा है, यानी कि क ख ग घ ङ तक कौन क्या है, क वर्ग है, ये पूरा क का परिवार है। और च छ ज ज य तक किसका है, च का परिवार है। ट ठ ड ढ ण ट का परिवार है। त थ द ध न त का और फिर लास्ट में प का। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, जब भी मैं क वर्ग बोलूंगी, वर्ग जब मैं पीछे जोड़ूंगी तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसके पूरे संपूर्ण परिवार की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब भी मुझे इस परिवार के किसी एक स्पेशल सदस्य के बारे में बात करनी हो तो मैं क वर्ग ना बोल के मैं वर्ण बोलूंगी, कि ग वर्ण का मैं अब उच्चारण ग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे या जो भी है, ठीक है।
तो हम ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी मैं पूरे परिवार की बात कर रही हूं तो क वर्ग की बात मैं करूंगी, ठीक है। अब यहां पर मैं ऊपर लिख देती हूं वर्ग। अब यहां पे हम कैसे पढ़ते हैं इनका, जो हम ये क वर्ग, क्वेश्चन क्या आते हैं जनरली जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो व्यंजन है इनके उच्चारण स्थान के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क ख ग घ ङ हमारे पास क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। और इनकी संख्या अगर हम देखें तो कितनी हो जा रही है, 25 हो जा रही है। क्योंकि हर वर्ग में कितने, हर परिवार में कितने सदस्य है, 5 सदस्य है। तो यहाँ पर 5 इसके हो गए, 5 इनके, 5 इनके, 5 इनके, और कितने हो गए ये टोटल, कुल हो गए ये 25। यानी कि स्पर्शी व्यंजन जो है उनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, स्पर्शी व्यंजन 25 है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा, अब हमें समझ में आ गया कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं य र ल व। य र ल व कौन से व्यंजन है, तो ये है अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, इसमें से एक और छोटी सी ट्रिक है, जब भी हम य र ल व बोलते हैं तो हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सांस अंदर ले रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जब भी आप सांस लेके देखेंगे इसमें य र ल व, हालांकि सांस घर्षण के साथ अंदर जा रही है, आपको इसका भी ध्यान देना है। थोड़ा सा क्या हो रहा है इसमें, अच्छे से जब हम य र ल व बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सांस हम लेते हुए हम य र ल व बोल रहे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए हम क्या बोलते हैं, ये ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। श श स ह, इनको हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हुए बोलते हैं। आप कभी इसको आप जितना अच्छा प्रैक्टिस आप बोल के करेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। ये क्योंकि बहुत ही टेक्निकल तरीके से इसको लगाया गया है जो हिंदी की वर्णमाला है। अब हमारे पास क्या है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो य र ल व के पास आते हैं। य र ल व क्या था, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है ये है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, ठीक है। श श स ह क्या है, ऊष्मीय। अब आपको यहाँ पे संख्या दिख रही होगी कि ऊष्मीय व्यंजन कितने हैं और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र की संख्या कितनी है। ये क्या है हमारे, ये है संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन, क्योंकि हम व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैम ने ये नहीं लिखा है, इसके नीचे हलंत नहीं लगाया है। हाँ, ये इसमें हलंत नहीं लगाया है, तो अभी ये क्या है, अक्षर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 25 हमारे क्या हो गए हैं, स्पर्शी व्यंजन हो गए हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है हमारे पास, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमारे पास 4 हो जाती है। श श स ह क्या है हमारे पास, ऊष्मीय व्यंजन है जिनकी संख्या क्या है, 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र क्या है, संयुक्त है जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब अगर हम इसमें टोटल करें तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। 29 और 4 कितना हो जाएगा, 33। और 33 और 4 कितना हो जाएगा, 33 और 4 हो जाएगा 37। बचे ये दो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण क्यों कहते हैं ये भी हम समझ लेंगे, और इनको हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्योंकि ये जो वर्ण है ये अपने साथ 2 वर्णों के गुण लेकर आता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, ड, जो एक ये बिंदु लेकर आता है और दूसरा ये भी लेकर आता है, ठीक है। तो द्विगुण क्या हो जा रहा है, 2 गुणों का, 2 व्यंजनों के गुण इसके अंदर है जो हमें कहीं और भी दिखे थे और इसमें भी दिख रहे हैं, इसीलिए इनको द्विगुण भी कहा जाता है और इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। अभी जो आपका ये जो हम अभी जो करंट सिनेरियो जो है इसमें मोस्ट जो पूछा जाता है, इसमें जो आपको एग्जाम में आता है वो क्या आता है, उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। कि इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है उच्छिष्ट व्यंजन। अच्छा, एक आगत ध्वनियां भी होती है जिनको जो कैसे लिखते हैं, ज, फ, ये जो होती है ये क्या है, ये आगत ध्वनियां है।
इनको आगत ध्वनियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी और देश की है और अब हमारे देश में क्या हो रही है, ये प्रचलन में है। ठीक है, आई हुई, आगत मतलब आई हुई ध्वनियां है। ठीक है, तो ये ज़ और फ जिनके नीचे क्या लग जाता है, ये बिंदी लग जाती है और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके उच्चारण में भी बदलाव आ जाता है। जौ तो जनरली अगर हम जौ बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, जौ को लिखते भी हम ऐसे हैं, लेकिन जैसे इसके नीचे नुक्ता चिन्ह आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको जौ बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। और एक कौन सा होता है, एक और चीज होती है जिसको हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ये आपने बहुत बार देखा होगा लिखा हुआ, इंग्लिश का ये वर्ड रहता है और हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी स्पेलिंग की बात करें तो ये है, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो ये है। अब कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आफ पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि जो ये वाला जो साइन, इसको मैं मिटा देती हूं पीछे, जब ये वाला साइन ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये आ के अस्तित्व को खत्म कर देता है और ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, और लेकिन ध्यान रखना ये आपको इसे चंद्रबिंदी नहीं समझना है, ये चंद्रबिंदी नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे तो ये भी किसमें, ये बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा बोलते हुए कि जब भी उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, उसको ये क्या बोल देते हैं, ये ऑफ लिखते हैं। ये होता ऑफ है एक्चुअल में, और लेकिन बोलते क्या है, इसको आफ बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये आ है। बट ध्यान देना है आपको, हमेशा भी क्या करना है कि जैसे ये साइन ऐसे लग जाता है और ये नीचे है। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर साइन लगता है, ये क्या कर देता है, आ के अस्तित्व को खत्म कर देता है और ये क्या बन के रह जाता है, ओ बन के रह जाता है। कभी आपने कॉमन देखा होगा लिखा हुआ, तो कई लोग क्या पढ़ेंगे, इसको कामन पढ़ेंगे, जबकि कामन नहीं होता है, कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये ऊपर लग जा रहा है, ये आके अस्तित्व को खत्म कर दे रहा है। ठीक है, ये चंद्रबिंदी नहीं है कि आप इसको चंद्रबिंदी की तरह यूज करें, क्योंकि ये अंग्रेजी के शब्द हैं। तो हम किसके पास थे, य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गए, श श स ह ऊष्मीय व्यंजन हो गए, क्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, ये हमारे पास सारे व्यंजन हैं और इनकी अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने आने चाहिए, 13 हमारे पास स्वर हैं, उनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 13 नहीं, सॉरी 11 स्वर हो गए। ठीक है, 11 स्वर, 25 स्पर्शी व्यंजन। जोड़ पूरा कर रहे हैं कि 52 हमारे पास आता है कि नहीं। 4 हमारे पास, दो हमारे पास क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह आपको पता होंगे, अंग और अह। ठीक है, अंग और अह ये क्या है, ये अयोगवाह है। तो कितनी है इनकी संख्या, 2 है। तो ये क्या हो गए, 2, ये इनको यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा हो सकता है कि आपको पूरे वर्णमाला के बारे में ना पूछा जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बताना है आपको कितनी है, 4 है। इसके बाद हमारे पास आता है ऊष्मीय व्यंजन, जिनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। और इसके बाद हमारे पास आता है संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 और 4 12, 13 14 15 और 5 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20। अब 2 और 1 3 और 2 5, ये कितने हो गए, 50 हो गए। 2 हमारे पास अभी भी छूट गए हैं। 2 वो कौन से हैं, वो है हमारे पास द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, जिसको हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है। तो ये इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 2, और इनको मिलाकर जैसे ही +2 करते हैं हम, हमारी कुल संख्या वर्णमाला जो हिंदी की वर्ण है उनकी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, जो कितनी है, 52 है। ठीक है, हमारे पास ये संख्या आ गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्पर्शी व्यंजन, अभी तो हमने सिर्फ जाना है कि ये स्पर्शी व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्मीय व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन इनको क्यों स्पर्शी नाम दिया गया है, इनको क्यों अंतस्थ नाम दिया गया है, क्यों ऊष्मीय, क्यों संयुक्त और क्यों उच्छिप्त व्यंजन नाम दिया गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और क्लियर करा देती हूँ। जो हमारे जो मूल वर्ण होते हैं, ठीक है, मूल वर्ण नहीं, मूल व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो मूल व्यंजन की जो संख्या है वो है 33। और मूल व्यंजन हम किसको मानते हैं? ऊष्मीय व्यंजन तक हमारे क्या होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। यानी कि यहां तक, ठीक है, ये हमारे क्या है? ह तक हमारा क से लेकर ह तक हमारे पास क्या है? मूल वर्ण है, मूल व्यंजन है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा ऊपर से बता देती हूँ आपको। तो मूल व्यंजन की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 33 है, ठीक है। बाकी का इनको मूल नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि ये किसी और व्यंजन का गुण लेकर आ रहे हैं, इसीलिए इनको या तो ये 2 व्यंजनों को मिलकर बन रहे हैं या संयुक्त है, मतलब इनका किसी न किसी व्यंजन के साथ कोई 2 व्यंजन मिलकर एक तीसरा व्यंजन बना रहे हैं। तो ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त अक्षर अलग से है, और जो हमारे पास स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्मीय है, ये हमारे पास क्या है? ये मूल वर्ण है, मूल व्यंजन है। तो मूल व्यंजन की जब आपसे संख्या पूछी जाए कि मूल कितने होते हैं, तो मूल कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम काउंट करें यहाँ पे 25 स्पर्शी हो जाएंगे, 25 और 4 अंतस्थ हो जाएंगे, और 4 ही आपके ऊष्मीय हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 33 इनकी संख्या हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि स्पर्शी व्यंजन को क्यों कहा जाता है, और अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, और संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। इसको हम कल डिस्क्राइब करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल हम उच्चारण स्थान भी इनके साथ के साथ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।